हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MIC इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। और आज की प्रैक्टिकल वीडियो के अंदर हम कोरल ड्रॉ टूल बॉक्स के बारे में और भी ज़्यादा जानेंगे कि इसमें और कितने टूल्स दिए गए हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले कोरल ड्रॉ स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको फाइल से न्यू पे क्लिक करना है, एक न्यू पेज लेना होगा। अभी आपकी वेलकम स्क्रीन स्टार्ट हुई है, यहाँ से आपको गेट स्टार्ट पे जाना है और यहाँ पर न्यू का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करना है ना। थोड़ा सा लोड हो जाए आपका इंटरफेस तो आपको न्यू का आइकन यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो ये गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया आपने, न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया और यहाँ से डॉक्यूमेंट का नाम दे देते हैं। ठीक है, प्रीसेट्स में हम यहाँ पे RGB सिलेक्ट कर रहे हैं, पेज 1 चाहिए, RGB यहाँ से लिया मैंने। और यहाँ पे पेज साइज हम ले लेते हैं A4 साइज का पेपर हम इंच में देख लेते हैं, इंच में इतना लंबा और चौड़ा होगा। यहाँ पे हमने लैंडस्केप लिया, रेजोल्यूशन 72, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने RGB सेट किया हुआ है और यहाँ पे हमने ओके किया। यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिख रहा है, डू नॉट शो दिस डायलॉग अगेन। अगर आपने ये सेटिंग करके, मतलब जो भी सेटिंग आपने यहाँ पे की, उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोरल ड्रॉ ओपन करेंगे तो ये बॉक्स नहीं आने वाला। न्यू पे क्लिक करते ही इस सेटिंग के अकॉर्डिंग, जो ये सेटिंग है इसके अकॉर्डिंग आपको वही RGB पेज A4 साइज का लैंडस्केप में रेजोल्यूशन 72 होगा। हर बार जितने बार भी आप न्यू पे जाएंगे, कोरल ड्रॉ को ओपन करेंगे तो हर बार आपके सामने ये बॉक्स नहीं आएगा, फिर इस सेटिंग वाला फिर बाय डिफ़ॉल्ट एक पेज मिल जाया करेगा आपको। अगर आप चाहते हैं कि डेली यूज़ में आपको इसी टाइप का पेपर चाहिए तो इसको क्लिक करिए और ओके करिए। तो इससे क्या होगा, कभी भी न्यू पर क्लिक करेंगे आप तो ये बॉक्स नहीं आएगा, इस सेटिंग वाला पेज आपके साथ में आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, बट अभी क्योंकि फ़िलहाल मुझे ये बॉक्स हमेशा चाहिए रहता है, क्योंकि हर बार मैं अलग अलग टाइप का पेज लेती हूँ, तो इसलिए हमने इसको क्लिक नहीं किया है, ये ओके किया हमने। ठीक है, तो हमारे पास वैसा ही पेज आ गया है। अब ये टूल बॉक्स की बात कर रहे थे, प्रॉपर्टीज़ की बात अगर हम करें तो ये पेज, अभी पेज पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हुआ है तो ये पेज की प्रॉपर्टीज़ ऊपर टॉप में दिख रही है। A4 साइज़ का पेज है आपका, कितना लंबा और कितना चौड़ा है यहाँ से दिख रहा है, लेकिन आप चाहे तो यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। अगर पेज का आपने जो साइज़ है वो कम ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। चौड़ा अगर जैसे कि 11.693 है तो अगर मुझे इसको 13 करना है तो ये मैंने 13 कर दिया तो ये 13 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही आप लंबाई भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ से पोर्ट्रेट है, यहीं कि ये लैंडस्केप करना चाहते हैं तो लैंडस्केप कर सकते हैं। ठीक है, करेंट पेज पे अगर आपने क्लिक कर दिया, जैसे यहाँ पर 2 ऑप्शन है, पहला वाला क्या है, ऑल पेजेस, और यहाँ पर आपने लिया है करेंट पेज। जैसे कि और भी पेजेस आपके पास जैसे होते हैं, मान लो पेज 1 है, पेज 2 है। ठीक है, तो पेज 2 जो है आपका अलग है, दोनों की सेटिंग एक जैसी आ रही है, सेम साइज है, सेम सब कुछ सेम है। प्रॉपर्टीज भी देखिए, 13 उसकी चौड़ाई हो गई और 8.268 उसकी लंबाई हो गई। ठीक है, तो दोनों पेजेस एक साइज के हो गए, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या सिलेक्टेड है, यहाँ पर ऑल पेजेस सिलेक्टेड है। लेकिन अगर मैं इसको क्लिक कर देती हूँ, अब थर्ड पेपर आप जो भी लेंगे, यहाँ से जो भी थर्ड पेपर लिया और सेटिंग आप जो भी अप्लाई करेंगे, जैसे कि पेज 1 पे, अभी हमारा पेज 1 पे हमने सेटिंग चेंज कर दिया, जैसे लैंडस्केप कर दिया। ठीक है, आपका सिलेक्टेड क्या है, करेंट पेज, तो पेज 2 पे जाएंगे तो पेज 2 नॉर्मली आपका उसी साइज का देखिए दिख रहा है, लैंडस्केप में दिख रहा है, लंबाई चौड़ाई उतनी है, बस ये है कि थोड़ा सा जूम आउट हो गया है, इस वजह से आपको ये छोटा दिख रहा है। बाकी पेज 1 चेंज हो गया, पेज 2 क्यों, क्योंकि आपने यहाँ से ऑल पेजेस पे सिलेक्शन हटा करके आपने करेंट पेज ले लिया है। ठीक है, तो
अगर आप ऑल पेज लेंगे तो सारे पेजेस पे जो भी सेटिंग पेजेस की आप करेंगे, एक पेज की सेटिंग करेंगे तो सभी पेजेस पर अप्लाई होती है। फिर इंच में आप देख पा रहे हैं, मिलीमीटर में देखना है तो ये चीज़ मिलीमीटर में दिखाई देगी आपको। ये सारे पैरामीटर्स होते हैं पेज को काउंट करने के लिए आपको दिए गए हैं, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम टूल बॉक्स की बात कर रहे थे, तो कल हमने शेप टूल सारे कंप्लीट किए थे। शेप टूल के बाद नेक्स्ट है क्रॉप। कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे आपने रेक्टेंगल बनाया, कलर फिल किया, यहाँ पे क्रॉप है काटने के लिए। जैसे मैंने क्रॉप पे क्लिक किया और मान लीजिए मुझे सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए, वैसे तो ये ऑब्जेक्ट है बट फिर भी इसको भी आप क्रॉप कर सकते हैं। और यहाँ पे क्रॉप बटन मिलेगा, क्लिक कर दीजिए तो जितना आपने उस एरिया में लिया था, उस सिलेक्शन में कंटेंट रखा था, तो उतना ही काट करके आपके सामने रखेगा। बाकी का जो क्रॉप के बाहर गया, जैसे कि मैंने इतना लिया तो अंदर वाला रखेगा, बाहर जितना भी एरिया है वो हटा दिया जाएगा। ये तो इस तरह से हम क्रॉप कर सकते हैं, काट सकते हैं। फिर एक होता है नाइफ। नाइफ भी काटने के लिए यूज़ में आता है। पहले हम इसको वापस कर देते हैं, कंट्रोल Z, ठीक है। अब इसको मुझे नाइफ के थ्रू काटना है, तो कैसे काटेंगे आप? यहाँ से आपको नाइफ टूल दिया गया है, नाइफ पे क्लिक किया, एक कोने से दूसरे कोने पर, मतलब एक एज से दूसरे बॉर्डर से बॉर्डर ये कटता है। बीच में अगर आप चाहते हैं कि ऐसे गोल सर्कल में काट दे तो नहीं होगा। जैसे मुझे यहाँ से क्लिक किया आपने, है ना, क्लिक करके छोड़ना नहीं है, लेफ्ट बटन दबा के रखिए और कहाँ तक काटना है, मान लीजिए इस शेप में काटना है, तो एज मिलनी चाहिए। बाहर चला गया ये आपका, यहाँ तक ये हो गया। अब कटा कि नहीं, कटा हुआ तो दिख रहा है, लाइन दिख रही है। आप पिक टूल से इसको सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि आपका ये कटा या नहीं, है ना। अभी भी पूरा प्रॉपर बॉर्डर पर नहीं हुआ है। कंट्रोल Z एक बार करिए, वापस से लीजिए नाइफ टूल, ठीक है। डाउन एरो छोटा सा मिलेगा, है ना, इसमें नीचे डाउन एरो छोटा सा, उस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक नहीं करना है, क्लिक करना है। तो एक जगह से लेफ्ट बटन को दबा के रखना है और ये, ठीक है। उसके बाद आप पिक टूल से उठा करके रख सकते हैं, ठीक है। अभी भी मेरे कुछ एजेस, आप इसको जूम करके नहीं बने तो जूम करके देखिए कि कहाँ से छूटा है आपका। ये देखिए अब हो चुका है, ये भी हो गया है ना। शायद मेरा माउस सही से नहीं चल रहा होगा, तो ये भी कट गया है, ठीक है। मतलब ये इस तरह से नाइफ के थ्रू आप काटने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। नाइफ के बाद नेक्स्ट है आपका इरेजर, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। इससे ये जो टुकड़े हैं इनको इरेज कर सकते हैं ना। तो ये अंदर के अंदर चला दिया तो नहीं होगा, थोड़ा सा बाहर का हिस्सा लेते हुए इरेज कर सकते हैं आप। तो ये जो टुकड़े हैं इनको मिटा सकते हैं। तो कटा हुआ तो दिख रहा था, इन टुकड़ों को हटाना है, डिलीट करना है, तो आप ये इससे डिलीट कर सकते हैं। और फिर एक लास्ट में दिया है इरेजर, जिसमें आप क्लिक करेंगे तो कर्सर आपका इरेजर की तरह, बॉक्स वाला चाहिए तो बॉक्स वाला ले लीजिए और ऐसे आप इरेज कर सकते हैं जितना कंटेंट आपको इरेज करना है। सर्कल चाहिए तो यहाँ से सर्कल ले लेंगे। इरेजर का साइज अभी इतना है, दिख रहा है आपको, सर्कल 25 इंच है, ठीक है। यहाँ से आप इसको इंक्रीज कर देंगे 44, तो 44 इतना होता है। आप अपने हिसाब से जितना चाहें उतना, ताकि जल्दी से मिटा सके। बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है तो जल्दी से मिटाने के लिए बड़ा, और अगर छोटी सी जगह को इरेज करनी है एकदम, तो बहुत छोटा माउस भी बहुत छोटा इरेजर भी आपको मिल जाएगा जो कि इस तरह से इरेज करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम जूम टूल पढ़ चुके हैं। जूम टूल, पेन टूल से आप स्क्रीन को इधर से उधर खींच सकते हैं। फ्री हैंड टूल हमने सारे देख लिए हैं, ठीक है। रेक्टेंगल, एलिप्स हो गया है आपका, और यहाँ पे सारे शेप्स हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ शेप्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप ऐड बटन पे, यहाँ पे नीचे सबसे लास्ट में टूल बॉक्स के यहाँ पे आपको ऐड बटन दिखाई देगा, ठीक है। आप ऐड बटन पे जाएंगे, ऐड से मेरा जो टूल है जो दिखाई नहीं दे रहे हैं इसके अंदर, तो रेक्टेंगल, एलिप्स और ये शेप टूल सारे दिख रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे आपके शेप, पॉलीगॉन यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सेटिंग के ऑप्शन है। स्पाइरल है वहाँ पे, ग्राफ पेपर, पॉलीगॉन और शेप टूल, ये सारे सिलेक्टेड दिख रहे हैं, मतलब कि वहाँ पे है ना। तो इसको एक बार ओपन करिए तो 4 तरह के टूल्स इसमें दिए गए हैं, है ना।
पॉलीगॉन में भी देखिए यहाँ पे आपको भुजाएं देनी होती है, तो वहाँ पे अंदर 2 ऑप्शन आ रहे थे, लेकिन इसी से आप भुजाएं दे करके वो ऑप्शन चला सकते हैं। जैसे मैंने 5 भुजाएं दे दी, तो आप पॉलीगॉन आपका 5 भुजाओं वाला बनेगा। ठीक है, जो पॉलीगॉन आपका बना हुआ है उसके साइड्स 5 दिख रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ और बनाना है, मतलब और साइड्स वाला बनाना है, तो जैसे 8 भुजाओं वाला बनाना है, तो आप यहाँ पे 8 दे दीजिए, है ना, तो वैसा ही शेप बनेगा आपका। फिर ग्राफ पेपर हो चुका है, टेबल की तरह आ जाएगा, पूरा स्पाइरल हो चुका है, कुछ इस तरह का शेप बना सकते हैं आप। उसी तरह से नेक्स्ट है यहाँ पे टेक्स्ट टूल। कुछ भी टेक्स्ट लिखने के लिए पहले मैंने यहाँ पे Ctrl+A डिलीट की को प्रेस किया। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं, तो देखिए टेक्स्ट 2 टाइप का होता है। पहला वाला टेक्स्ट आर्टिस्टिक टेक्स्ट होता है और दूसरे टाइप का टेक्स्ट होता है पैराग्राफ टेक्स्ट, और दोनों ही आर्टिस्टिक टेक्स्ट और पैराग्राफ टेक्स्ट दोनों ही इस टेक्स्ट टूल के द्वारा यूज किए जाते हैं। अब कैसे, आर्टिस्टिक टेक्स्ट पहले देखते हैं। तो इस टेक्स्ट को क्लिक करके मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर क्लिक किया और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। मैंने कीबोर्ड से टाइप किया, तो आप लिखते चले जा रहे हैं। तो ये है, एक ही लाइन में जो आता है, नीचे नहीं आ रहा, कहीं नहीं जा रहा, बस वो एक ही लाइन में। आप कितना भी चाहे तो इसमें लिख सकते हैं। आपका जो इंक्रीज का हॉरिजॉन्टल साइज है वो बढ़ता चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं नीचे लिखना है तो एंटर दबा दीजिए, तो नीचे आ गया। फिर आप लिखते चले जाइए, एक लंबी लाइन में आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये होता है आपका आर्टिस्टिक टेक्स्ट। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। इसको पेज पर ले आते हैं। ठीक है, वापस से टेक्स्ट टूल लेकर के, क्योंकि इसको इरेज करना है और कुछ मीनिंगफुल लिखना होगा आपको, है ना। मिशन, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये टेक्स्ट है आपका। अब इसको, ये आर्टिस्टिक टेक्स्ट है, आप उसको लिखते चले जाइए। वो पेज आपका, मतलब जो आपका इंटरफेस है, पेज के बाहर भी चला जाएगा और लिखते आप जा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पैराग्राफ टेक्स्ट। टेक्स्ट में जाएंगे आप, वापस से टेक्स्ट क्लिक किया। अब इसमें मैं उसमें क्या किया था, क्लिक करके बस लिखते चले गए, आप सीधे क्लिक किया था। अब पैराग्राफ के लिए मैं एक बॉक्स बना रही हूँ और इसके अंदर मैंने कुछ पैराग्राफ लिखा। तो आप पैराग्राफ जो भी लिखेंगे वो इस बॉक्स के अंदर, और यहाँ पे जब खत्म होगा, जब आप लिखेंगे इसको, जैसे कि ये देखिए ऑटोमेटिकली कर्सर नीचे आ गया, क्योंकि इसकी आपने लिमिटेशन दे दी है कि इस बॉर्डर के बाहर ना जाए। तो जब बॉर्डर के बाहर नहीं जाता है, बॉर्डर के अंदर अंदर, बॉर्डर मतलब ये फ्रेम, ये बॉक्स को क्या बोलते हैं, टेक्स्ट की फ्रेम बोलते हैं। इस टेक्स्ट फ्रेम के बाहर नहीं जाता है, और एक ही बॉक्स के अंदर अंदर जो टेक्स्ट होता है वो पूरा पैराग्राफ होता है। ऐसे उसके लिए हम पैराग्राफ लिखते हैं, इस टाइप के टेक्स्ट के लिए। लेकिन सिंपल अगर कोई हेडिंग लिखनी है, कोई एक छोटा सा कोर्स का नाम लिखना है, DCA, PGDCA, या कोई भी एक नाम लिखना है, तब हम आर्टिस्टिक टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन लंबे चौड़े पैराग्राफ लिखने के लिए आप यहाँ पे पैराग्राफ टेक्स्ट का यूज़ करेंगे, और दोनों ही इस ऑप्शन से किए जाते हैं यूज़। ठीक है, उसी तरह से आपका टेक्स्ट के बाद में नेक्स्ट आता है टेबल। टेबल जैसे हमने MS वर्ड में बनाई थी, वैसे ही टेबल ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया है। टेबल आपने बनाई, इसके अंदर क्लिक करके आप लिखिए सीरियल नंबर, फिर बगल में जा करके आपको लिखना है नेम, मतलब एक प्रॉपर टेबल बनानी होती है। ठीक है, और मान लीजिए आपको यहाँ पे लिखना है मार्क्स, या फिर आपने लिख दिया सिटी, और यहाँ, ठीक है, फिर यहाँ पे सीरियल नंबर 1, यहाँ पे नाम, सिटी, मार्क्स, और ऐसे करके आप एंटर करते जाइए। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वही बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और ये सब ही मिलेंगे जो हमने MS वर्ड में प्रैक्टिस कर चुके हैं। फॉन्ट दिए गए हैं, साइज दिए गए हैं। ठीक है, टेबल के बाद नेक्स्ट आता है डायमेंशन टूल। डायमेंशन टूल का यूज़ हम लाइनों को यहाँ से यहाँ तक नापना है, आप ये लाइन कितनी लंबी है या ये लाइन कितनी लंबी है, उसको नापने के लिए हम डायमेंशन टूल सारे यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एक शेप बना लिया, यहाँ पे ये बॉक्स बनाया और इसमें कलर फिल किया, और इसको हम स्क्रीन पर जूम कर लेते हैं, जूम ले करके, तो ये स्क्रीन पर आ गया। तो यहाँ से अब आप पैरेलल डायमेंशन टूल का यूज़ करेंगे। मैंने इस नोड से लाइन को खींचा और यहाँ पर ले जाके छोड़ दिया, तो ये देखिए दे रहा है। ठीक
ठीक है, कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक 1.26 ये इंच का साइन है ना, 1.26 इंच की है यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन। अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक नापना है तो लेफ्ट बटन को दबा के रखा, यहाँ पे छोड़ा और ये देखिए बाहर निकालेंगे ना तो ये आपका निकलेगा। क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की लाइन कितनी है 0.73 इंच है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी लाइन को आगे से पीछे लेफ्ट टू राइट नापने के लिए इसका यूज़ करते हैं। कौन सा वाला था ये, डायमेंशन पैरेलर डायमेंशन टूल। एंगुलर में क्या होगा, एंगुलर में आपने जैसे क्लिक किया तो जैसे मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा या यहाँ से यहाँ तक नापना है ना, इस तरह से पूरा यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक, मतलब कैसे भी आपको नापना होता है। तो ये देखिए लाइन खींची मैंने यहाँ से और ये इस तरह से एंगल के फॉर्म में है ना। ये देखिए एंगल, कोण बनाना होता है ना, कितने डिग्री का कोण है तो वो आप कोण आप यहाँ पे बना करके देख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आपको ये बता देगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सेगमेंट डायमेंशन टूल। सेगमेंट डायमेंशन टूल में क्या होगा, जैसे कि आपने क्लिक किया, ठीक है, एक सेकेंड, जैसे इस लाइन को नापनी है तो इस लाइन को नापने के लिए आपको पहले वाले टूल में यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचना पड़ा था, इस कोने से लेके इस कोने तक। हो सकता है गलती से यहाँ से स्टार्ट हो जाए लाइन या यहाँ पर एंड हो जाए जल्दी जल्दी काम करते टाइम। तो अगर आप ये वाला टूल ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला सेगमेंट डायमेंशन टूल अगर लिया तो बीच में क्लिक करिए। बीच में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसने लाइन को यहाँ इस कोने से लेके यहाँ तक ले लिया और बता दिया कि यहाँ पे लाइन जो है एग्जैक्ट कितने इंच की है। ठीक है, पहले वाले में ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा सा, आपने लाइन आड़ी टेढ़ी खींची हो या इधर उधर चली गई हो तो फिर ये वाला थोड़ी गलती कर सकता है, लेकिन ये वाला पूरा एग्जैक्ट नाप करके बताएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन कितनी लंबी है। टू लेग सेल आउट पे क्लिक करेंगे तो फिर आप इस एज से एक लाइन खींच कर इस बॉक्स में क्या है कुछ लिखना है एरो बना करके कि इस बॉक्स के अंदर क्या डिफाइन किया है आपने, क्या चीज़ है, तो वो लिख सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट लिखने के लिए आपको ये दिया गया है। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट टूल है आपका स्ट्रेट लाइन कनेक्टर। जब दो ऑब्जेक्ट को मैंने कंट्रोल ए पहले कर दिया डिलीट, जब दो ऑब्जेक्ट को जोड़ना है, जैसे कि दो ऑब्जेक्ट में बना लेती हूँ, पहला ऑब्जेक्ट ये, दूसरा ऑब्जेक्ट ये, इसको मुझे किसी लाइन के थ्रू जोड़ना है, इसको और इसको या इसको और इसको ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे लाइन को कनेक्ट करने के लिए टूल आपको दिया है स्ट्रेट लाइन कनेक्टर। इसको क्लिक किया, इस बॉर्डर से इस बॉर्डर तक जोड़ सकते हैं आप। मैंने लाइन यहाँ से लिए स्टार्ट किया, लाइन आपका क्लिक नहीं हुआ है, स्ट्रेट लाइन कनेक्टर। ठीक है, फिर इस लाइन से आपको स्टार्ट करना है, जस्ट ए मिनट, कुछ दिक्कत हो रही है। स्ट्रेट लाइन कनेक्टर एंकर पॉइंट है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन कनेक्टर सेटिंग में जा कर के आपको देखना रहेगा, कुछ भी वो होता है तो टूल बॉक्स में अगर कुछ भी वो हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो आपको यहाँ पे सेटिंग में जा कर के यहाँ पे प्लस साइन जो है वहाँ से जा कर के चेक करें कि कोई सा ऑप्शन डीएक्टिवेटेड तो नहीं है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कनेक्टर राइट एंगल ये वाला भी क्लिक कर देते हैं और राउंडेड राइट एंगल। ठीक है, कनेक्टर वगैरह सारे एक्टिव हो गए हैं। ठीक है, अब एक बार फिर से एक बॉक्स बनाते हैं या फिर एक काम करते हैं, न्यू फाइल ले लेते हैं अगर उसमें कुछ चेंजेस हो गए हो तो। ये कलर फिल किया, ये कलर फिल किया, फिर यहाँ पे आपको लाइन कनेक्टर ये वाले स्ट्रेट लाइन कनेक्टर, ठीक है, तो यहाँ से लेके ये देखिए लाइन आ गई, ये दोनों को आप जोड़ सकते हैं, है ना। मतलब कि जब दो ऑब्जेक्ट को जोड़ना होता है तब आप इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक एज से लेना है, मेरा थोड़ा सा बाहर आ गया है, आप एक कोने से या फिर इसको जूम करिए दोनों को, स्ट्रेट लाइन कनेक्टर। एक सेकेंड, अभी भी मेरा जूम आ रहा है, मतलब वो ऑप्शन सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है सही से। ठीक है,
अभी मेरा कर्सर जो है तो इस ऑप्शन में कुछ दिक्कत चल रही है शायद। राइट एंगल अगर करें हम तो राइट एंगल भी शेडो टूल, या हो सकता है कि थोड़ा सा ठीक है, ये क्लिक किया मैंने और यहाँ से इस एज से लेफ्ट बटन को दबा के रखना है और इस कोने तक खींच देना है। ठीक है, तो ये दो ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए, मतलब आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इनको जोड़ दिया, मतलब कि दोनों में कोई रिलेशन है ये बताने के लिए आप कनेक्टर टूल का यूज़ करेंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, मतलब कि एक सीधी लाइन आ जाएगी। इसमें राइट एंगल में क्या होगा कि राइट एंगल में आप इस तरह से एंगल दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ से मैंने खींच के और यहाँ पर क्लिक कर दिया ये, तो यहाँ से लेके यहाँ तक में ये लाइन दिख रही है, मतलब इस तरह से एंगल दे सकते हैं। ये सीधे में आ रहा था, अगर सीधे में लेते तो यहाँ से भी वो ऐसे आती, लेकिन अगर आपको मोड़ना होता है लाइन को तब इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर राउंडेड में क्या होगा, राउंडेड में कुछ राउंड इस तरह से बन करके आ जाएगा, है ना। जैसे कि आप इसमें ऐसे एंगल देना चाहते हैं, ये पूरा राउंड राउंड करके देना चाहते हैं, तो ये पूरा जैसे यहाँ पे छोड़ दिया, आप यहाँ से और जैसे कि और आपको यहाँ से इस तरह से और फिर यहाँ से लेते हुए आपको यहाँ पे वापस से क्लिक करना है और ये इस टाइप से, है ना। और फिर आप इसको यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए तो वो छूट जाएगा। ठीक है, मतलब राउंड कर सकते हैं पूरे इसमें। ठीक है, फिर एंकर एडिटिंग पॉइंट जो होता है, एंकर पॉइंट बना सकते हैं। जैसे कि ये कोने से निकल रही है लाइनें, देखिए बॉर्डर से बन रही है, बॉर्डर पे जा रही है, बीच में नहीं जा रही है, तो बीच में जाने के लिए आप यहाँ पे एंकर पॉइंट ले सकते हैं कि यहाँ पे डबल क्लिक किया, एंकर बनाया, यहाँ पे डबल क्लिक किया और उसके बाद में आप पहला वाला टूल ले लीजिए स्ट्रेट लाइन, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये वाला स्ट्रेट लाइन सिलेक्ट होना चाहिए, है ना। देखिए स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब सिलेक्ट नहीं हो पाया है। ठीक है, तो अब स्ट्रेट लाइन लेकर के यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, आपने जहाँ तक बनाया था ये, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया ये, है ना। तो बीच से आपको बनाना होता है, तब हम यहाँ पे एंकर एडिटिंग पॉइंट लेते हैं और फिर कोई भी इनमें से तीन में से कोई भी लाइन टूल लेकर के आप उसको लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए इसका यूज़ होता है। ठीक है, फिर शेडो टूल, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेडो बनानी होती है, जैसे कि ये लाइंस को डिलीट कर दीजिए। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया, यहाँ से कलर दिया, अब इसकी शेडो बनानी होती है, तब यहाँ से शेडो टूल लिया और यहाँ पे प्रीसेट दिए गए हैं। राइट में बनाना है, लेफ्ट में, राइट में टॉप में बनेगा, ये बॉटम में बन रहा है, लेफ्ट में बन रहा है, ये अलग अलग आपको ऑब्जेक्ट के प्रीसेट दिए हुए हैं कि आपको किस साइड बॉर्डर चाहिए, या फिर आप इससे भी कम ज़्यादा उसको डार्क करना है या कैसे करना है, ये आप एंगल दे सकते हैं जिस साइड भी आपको चाहिए, ऊपर चाहिए, लेफ्ट चाहिए, बॉटम चाहिए, या जैसी भी शेडो चाहिए वैसी शेडो ऑब्जेक्ट की आप बना सकते हैं। ठीक है, फिर काउंटर्स, काउंटर्स क्या होते हैं, इसको मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। काउंटर्स मतलब कि आपने जैसे कि यहाँ से काउंटर सिलेक्ट किया तो काउंटर के भी प्रीसेट आएंगे। इनवर्ड, इनवर्ड मतलब अंदर के साइड, ये काउंटर्स होते हैं, है ना। और आउटवर्ड मतलब कि बाहर के साइड, मतलब ऑब्जेक्ट के बाहर बाहर चाहिए तो ये ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा है आपका, है ना। और अगर आप चाहते हैं इनवर्ड लेना है तो इनवर्ड में अंदर अंदर के साइड बनेंगे। ठीक है, काउंटर के बाद नेक्स्ट है ब्लेंड। ब्लेंड तैयार करने के लिए इसका यूज़ होता है, जैसे कि दो ऑब्जेक्ट लिए आपने, यहाँ से पहला वाला और यहाँ पे दूसरा वाला, है ना। दूसरे वाले का साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं ये। ठीक है, अब इनके ब्लेंड तैयार करेंगे। ब्लेंड के लिए इन सब के लिए ब्लेंड छोड़ के बाकी के जितने टूल है सबके लिए एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे तो भी आपको इफेक्ट नज़र आ जाएगा, लेकिन ब्लेंड में दो के बीच में ही ब्लेंड का यूज़ हो सकता है। तो ब्लेंड में मैंने इसको क्लिक किया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन खींच दीजिए आप, ये, तो ये ब्लेंड तैयार हो गया है। ठीक है, इस तरह का ब्लेंड तैयार करना है तब आप इसका यूज़ करेंगे। फिर डिस्टॉर्ट का यूज़ कब होता है, जैसे कि आपने यहाँ से ले लिया ये रेक्टेंगल, इसको डिस्टॉर्शन प्रॉपर्टीज़ जो होती है आपकी, इसको मतलब कि आप किसी दूसरे शेप में चेंज करना चाहते हैं तब इसका यूज़ होगा, है ना।
डिस्टॉर्ट पे क्लिक किया और जैसे कि मान लीजिए प्रीसेट दिए हुए हैं, ऐसे करना है, क्लिक करेंगे तो वैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो बस इनमें ये कुछ 3-4 आपको प्रीसेट मिल जाएंगे, जो भी प्रीसेट आप लेंगे आपका ऑब्जेक्ट उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको दिया है एनवेलप, एनवेलप के भी प्रीसेट मिलेंगे, आपको ऐसा वाला कन्वर्ट करना है या ऐसे कन्वर्ट करना है या ऐसे कन्वर्ट करना है, तो उसी में आपका प्रीसेट जो अप्लाई हो जाएगा, है ना, ऑब्जेक्ट आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर है आपका एनवेलप के बाद एक्सट्रूड, एक्सट्रूड में 3D इफेक्ट देने के लिए यूज़ में आता है एक्सट्रूड, है ना। आपको इसको 3D इफेक्ट में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे जाएंगे एक्सट्रूड में, ये तो 3D इफेक्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। ऐसे बनाना है बॉक्स या ऐसे बनाना है, ये 3D बॉक्स है, अभी आपका ये कैसा है 2D है, आपको इसको 3D में कन्वर्ट करना है तो ये एक्चुअल बॉक्स की तरह नज़र आएगा, तो ये 3D हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे 3D बनाना है तो आप एक्सट्रूड का यूज़ करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे है ब्लॉक शेडो, ब्लॉक शेडो में क्या होगी, शेडो क्रिएट कर सकते हैं या फिर इसके भी प्रीसेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसमें जो शेडो होती है, जैसे अपन ने शेडो बनाई थी, वहाँ पे शेडो आपकी किस कलर की होगी, यहाँ से एजेस से खींचना होगा आपको, या फिर आप ये ब्लॉक शेडो वाला ऑप्शन, ये मैं आपको यहाँ से इफेक्ट से बताऊंगी, यहाँ पर भी शेडो के लिए एक ऑप्शन आता है ना, इसको आप यहाँ पे छोड़ दो क्योंकि ये यहाँ पे उतना खास चलता नहीं है। ब्लॉक शेडो में और भी प्रॉपर्टी, मतलब कि यहाँ पे प्रॉपर्टी बार आती है उसकी बहुत बड़ी, उसके अंदर बहुत से बड़े बड़े ऑप्शंस होते हैं, तो वो हम वहाँ से करने वाले हैं, है ना, मतलब नेक्स्ट क्लास में आपका ये इफेक्ट मेन्यू स्टार्ट होगा तब। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे है ट्रांसपेरेंसी टूल, ट्रांसपेरेंट करना है किसी भी कलर को, जैसे कि आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ पे कलर दिया, इसको जूम कर लेते हैं स्क्रीन पर, इसको हमें ट्रांसपेरेंट करना है, तो ट्रांसपेरेंसी लिया आपने, तो ट्रांसपेरेंसी में आपको यहाँ पे दिया है यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी। तो कलर अगर कम ज़्यादा करेंगे, ये देखिए 100% कम कर दिया तो पूरा ब्लैंक, मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया। अगर मैंने पूरा 0 कर दिया यहाँ से तो पूरा 100% कलर दिखाई देगा, मतलब नो ट्रांसपेरेंसी, है ना। और अगर आपने बीच में रखा है, थोड़ा सा कम करना है, लाइट करना है, तो ट्रांसपेरेंसी को यहाँ से बढ़ाते चले जाइए। तो यूनिफॉर्म में क्या हो रहा है, पूरे बॉक्स में कम हो रहा है कलर, मतलब जो इफेक्ट होगा ट्रांसपेरेंसी का वो पूरे पर अप्लाई होगा, ठीक है। और अगर आपने यहाँ से लिया ये वाला, इसमें क्या होता है, आधे में कुछ और आधे में कुछ, यहाँ पे आप कलर भी ले सकते हैं कि अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं, कितना परसेंट इधर का कम ज़्यादा करना है वो, और इधर को नोट के क्लिक करेंगे तो इसमें रेड में कितना ज़्यादा कितना कम और ज़्यादा करना है वो ले सकते हैं आप। थर्ड वाला जो है आपका, यहाँ पे प्रीसेट आपको मिल जाएंगे, जो भी प्रीसेट आपको ठीक लगेगा वो अप्लाई कर दीजिए। तो जो कलर कॉम्बिनेशन आपने लिया है वाइट एंड ब्लैक, तो वो आपको इफेक्ट नज़र आएंगे इसमें, ठीक है। ये पैटर्न होते हैं, बिटमैप पैटर्न में जाएंगे तो बिटमैप के पैटर्न्स मिल जाएंगे, यहाँ से आप कोई भी पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन रहेगा। फिर लास्ट वाला जो है आपका 2 कलर पैटर्न, तो यहाँ पे 2 कलर पैटर्न आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पे पैटर्न आप सिलेक्ट करिए, तो वैसा ही पैटर्न आपके बॉक्स के अंदर नज़र आएगा, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी होती है। उसी तरह से आपका यहाँ पे कलर आई ड्रॉपर है, कोई 2 ऑब्जेक्ट जैसे आपने बनाया, पहला ऑब्जेक्ट आपने ये बनाया और दूसरा ऑब्जेक्ट आपने ये बनाया, अब इसमें आपको ये वाले में आपको यही कलर भरना है ना। अगर कलर बॉक्स से नहीं मिल पा रहा है, आप चाह रहे हैं कि इसी से कलर को पिक करके इसमें अपन फिल कर दें, तो आपको यहाँ पे कलर आई ड्रॉपर टूल मिलेगा। कलर आई ड्रॉपर टूल कहाँ से पिक करना है, यहाँ से, तो क्लिक किया मैंने, तो देखिए आ गया आपका यहाँ पे, मतलब पिक हो गया है। फिर यहाँ पे आप लेके जाएंगे, एक सेकेंड, ठीक है। आपने कलर पिक किया, कलर पिकर आपको यहाँ से क्लिक करना होगा, पिकर है तो कलर पिक किया और इसमें ड्रॉप कर दिया, है ना। तो जो भी कलर आप पिक करते हैं, जैसे पिकर आपको यहाँ से लेना है, तो जैसे मान लीजिए ये कलर पिक किया, तो देखिए यहाँ पे आ गया वो कलर। फिर आप किसी भी ऑब्जेक्ट में उसको फिल कर सकते हैं, कितनी बार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक कलर पिकर है। और अगर आप चाहते हैं कि उसकी कलर के साथ में और भी एट्रीब्यूट्स आ जाए, जैसे कि हमने यहाँ से कलर को पिक किया
ठीक है। कलर के साथ साथ उसका बॉर्डर वगैरह, मान लीजिए मैंने यहाँ से बॉर्डर को बढ़ा दिया, बॉर्डर ज़्यादा बड़ा हो गया है, थोड़ा सा कम है ना, इतनी मोटी जो है इसकी बॉर्डर हो गई है। ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि इस ऑब्जेक्ट में इसकी सारी प्रॉपर्टीज आए, मतलब क्या क्या, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं हम, तो कलर आई ड्रॉपर टूल आपने लिया, एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर है ना। कलर आई ड्रॉपर क्या करेगा, सिर्फ कलर लेगा, बॉर्डर को ध्यान नहीं देगा और किसी चीज़ को ध्यान नहीं देगा। वो एट्रीब्यूट्स में क्या होगा कि वो और भी एट्रीब्यूट्स को ध्यान में देगा। कैसे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, आप चाहते हैं कि इसकी आउटलाइन भी सेम वैसी हो जाए जैसी इसकी है, कलर भी वही आ जाए, तो आउटलाइन ले लीजिए, फिल ले लीजिए। ठीक है। फिर आपने पिक किया यहाँ से और यहाँ ड्रॉप कर दिया, तो ये देखिए। ट्रांसफॉर्मेशन में साइज का भी दिया हुआ है, तो देखिए साइज सिलेक्टेड था, इस वजह से उस साइज का ये हो गया है ना। साइज अगर सिलेक्ट नहीं होगा तो साइज उसका वही रहेगा, बस बॉर्डर भी उतनी हो जाएगी और कलर भी वही हो जाएगा। रोटेशन का यूज़ तब करते हैं जब आप चाहते हैं कि इसमें जो कितना डिग्री ये रोटेट किया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए 2 बार क्लिक करके मैंने इसको रोटेट कर दिया, ऐसे इतना डिग्री घुमा दिया। अब अगर आप यहाँ पे कलर आई ड्रॉपर लेते हैं, एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर, यहाँ से पिक करके यहाँ पे फिल किया, तो उतना ही डिग्री, वो कलर भी आ गया, बॉर्डर भी आ गया, सब कुछ आ जाएगा और उसका रोटेशन भी आ जाता है। पोजीशन में पोजीशन सेम हो जाएगी, मतलब ये इसके ऊपर आ जाएगा, वो भी उसी जगह पे मिलेगा आपको जहाँ पर पहला वाला ऑब्जेक्ट है। ठीक है। फिर लास्ट इधर ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इंटरेक्टिव फिल टूल और मैश टूल। फिल टूल का यूज़ हम जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो इंटरेक्टिव फिल में क्या होगा, यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट बनाया आपने 2-3, और आप इंटरेक्टिव फिल टूल का यूज़ कैसे करेंगे, इंटरेक्टिव फिल पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे जैसे आपको कलर वैसे ही भरना है, वैसे ही आपको ये सारे दिए गए हैं, वैसे जैसे हमने ट्रांसपेरेंसी में किए थे, ये सारे ऑप्शन वैसे ही आते हैं, है ना। तो यहाँ पे कलर अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐसे क्लिक करके भी एक एक बॉक्स में आप फिल कर सकते हैं। ये मतलब कलर बॉक्स से आप फिल करते हैं, वही इंटरेक्टिव फिल है। ठीक है। और दूसरा वाला जो आपका है मैश फिल, मैश फिल में जैसे आपने कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें आपको बहुत सारे कलर भरने हैं, तब हम मैश फिल का यूज़ करते हैं। मैश फिल के अंदर आपको क्लिक किया, ये दिख रहे हैं ऑटोमेटिकली आ गए हैं, और आप नोट बना सकते हैं डबल क्लिक करके। अब जैसे इसमें मुझे चाहिए रेड कलर, तो ये रेड कलर क्लिक किया, इसमें हमें चाहिए ये कलर, क्लिक करके बस आप कलर फिल कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है इसमें। तो बहुत ज़्यादा एक ही बॉक्स में कलर अलग अलग भरने के लिए, फिल करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। कौन सा, मैश फिल। फिर लास्ट में आपका स्मार्ट फिल, तो स्मार्ट फिल थोड़ा सा अलग चलेगा। कैसे, जैसे कि आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, ये। अब यहाँ पे स्मार्ट फिल का यूज़ किस तरह से होगा, इसको जूम कर लेते हैं। नॉर्मल फिल में क्या होता है कि नॉर्मल फिल में जैसे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट और कलर फिल कर दिया, ये वाले को सिलेक्ट किया और कलर फिल कर दिया, तो कैसे पूरे बॉक्स में आ रहा है पूरा कलर। लेकिन आप चाहते हैं जहाँ पे बॉर्डर है उसके बाद कलर बाहर ना फैले, तो यहाँ पे स्मार्ट फिल का यूज़ करेंगे। कलर ले लीजिए यहाँ से, तो कलर हमने लिया और बाहर क्लिक करके क्लिक करिए, तो देखिए बाहर नहीं फैलेगा, है ना। यहाँ से आप यहाँ से भी कलर ले सकते हैं। ठीक है। फिर आप यहाँ पे और कोई जैसे बाहर क्लिक करके यहाँ से कलर आप खुद भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये लिया कलर आपने और फिर यहाँ पे फिल कर दिया, तो उतने में, है ना। अभी मेरा ये प्राइमरी कलर आपका ये सिलेक्टेड है, आप यहाँ पे चेंज करिए, तो जो कलर आप यहाँ से लेंगे वही कलर आएगा यहाँ पर कलर। ठीक है। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये टूल बॉक्स आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसकी पूरे की प्रैक्टिस करिए आप। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइल मेन्यू से मेन्यू बार को देखेंगे कि मेन्यू के अंदर कितने ऑप्शंस हैं और उनका क्या क्या यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है। चलिए, थैंक यू।